हेलो दोस्तों, मैं स्मृति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज़ 3 देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण या जनता के समर्थन के अभाव के कारण। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा चौरी चौरा हिंसा के कारण। देखिए यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इन 15 में आपको नोट करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट है। ओके, तो राइट आंसर इज़ चौरी चौरा हिंसा के कारण। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में भगवान अहीर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था। पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा भस्म हो गए। यह गांधीवादी रणनीति के अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट थी। फलस्वरूप गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करवा दिया। ओके, तो राइट आंसर इज चौरी चौरा हिंसा के कारण। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद इकबाल ने या भगत सिंह ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। ओके, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया, परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। ओके, तो राइट आंसर इज भगत सिंह। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सन बता रही हूँ और स्थान बता रही हूँ जहाँ के अध्यक्ष ये लोग थे। 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष। फिर 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे। फिर 1889 में बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न थे। 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता थे। ओके, मैंने यहाँ पर आपको नोट्स बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं लिख के आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। तो चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास या गोरा? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। ओके, चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। मुंबई में, लाहौर में, ढाका में या दिल्ली में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज ढाका में। ओके,
30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। लीग का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। इस अधिवेशन में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर वह 1913 तक रहे। ओके, तो राइट आंसर इज ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, फिर है आपका 6th क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या विनोबा भावे? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज विनोबा भावे। ओके, कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दिसंबर 1941 तक इस आंदोलन के 4 चरण सामने आए। पहले चरण में चुने हुए व्यक्ति से सत्याग्रह करने को कहा गया। दूसरे चरण में नवंबर के मध्य से जनवरी के प्रारंभ तक, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को चुना गया। आंदोलन के तीसरे चरण में लगभग 2200 लोग जेल गए। अंतिम चरण में अधिक से अधिक सत्याग्रही जेल भेजे गए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ओके, फिर है आपका 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। ओके, विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वता थे। ओके, विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वता थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टिका है। जीमूत वाहन के दाग भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। ओके, चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठी या हैदर अली व मराठी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे। यह विश्व को किसी भी भाग में रह रहे इन नागरिकों के निर्णय एवं हित को प्रभावित करती थी। भारत में राजनैतिक प्रभुता प्राप्त करने का संपोषण करने वाली इन दोनों प्रतिस्पर्धी वाणिज्य कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध के नाम से 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें अंततः अंग्रेज विजय रहे। ओके, तो राइट आंसर इज आपका अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। 8th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता था? बताइए। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या फिर कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता पर है। ओके, दक्षिण भारत में ये जो आपका ग्राम प्रशासन स्वायत्ता है, ये जो आपका है, ये है आपका प्रारंभ ये कहाँ पर हुआ था? जिसका अधिक विकास चोल शासन के शासन काल में हुआ, जो उनके शासन प्रबंध की प्रमुख विशिष्टता बन गई। उत्तर
उत्तर मेरू से प्राप्त 919 तथा 929 ईस्वी के 2 अभिलेखों के आधार पर हम ग्राम सभा और कार्यकारिणी समितियों के कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या हुमायूं? बताइए। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, अमीर खुसरी अलाउद्दीन खिलजी समेत दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के राज्य काल का साक्षी था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी पटियाली एटा जनपद में हुआ था। यह प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसके हिंदी शब्दों तथा भारतीय अलंकारों एवं विषय वस्तु का प्रयोग किया। यहाँ दरबारी कवि पूछ रहा था। इसकी कुछ पुस्तकें ख्वाजा ए नू फतह तुगलक नामा तथा तारीख़ अलाही है। ओके, चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किसके राज्य प्रबंधन सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी या यशोवर्मन? बताइए। तो राइट आंसर इज शिवाजी। ओके, शिवाजी का अष्ट प्रधानमंत्री मंडल राज्य प्रबंधन सहायता करता था। ओके, फिर चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर इज, बताइए, मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या फिर सिकंदर शाह? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हसन गंगू। ओके, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। इसका संस्थापक जीवन में कुछ बनने की धुन लेकर साहसिक मार्ग पर निकला है एवं अफगान था, जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, इसलिए वह हसन गंगू के नाम से जाना लगा। ओके, गद्दीशील होने पर उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब धारण किया। ओके, फिर चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुगल कालीन भारत में राज्य की आयु का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर? राइट आंसर हो जाएगा आपका भू राजस्व। ओके, मुगल कालीन जो राज्य था, इसकी आयु का प्रमुख स्रोत क्या था? ये था भू राजस्व। ओके, फिर 13 क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिशेष, कलहड़, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। सॉरी, वेट, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसके बाद देखिए क्या है आपका, जो ये हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के दरबार का श्रेष्ठ रचनाकार बाणभट्ट था, जिसने हर्ष रचित नामक ग्रंथ का चयन किया। हरिशेष और कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, जबकि कलहड़ 12वीं शताब्दी की विभूति थे, जो कश्मीरी शासक जय सिंह के दरबार को सुशोभित करते थे। ओके, फिर चलते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत का स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे एंड द लास्ट वन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है, बताइए। तो वेदों का जाता है दयानंद सरस्वती को। ओके, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटा, बैक टू द वेदास का नारा लगाया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। उन्होंने स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने को कहा। वस्तुतः उन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार भी किया। ओके, तो राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग इस सारी क्वेश्चंस को नोट्स बना के ज़रूर लिखें और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें। और भी पार्ट्स लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक आप लोग इन तीनों पार्ट्स को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।